जमीन रजिस्ट्री के बाद भी जमीन आपका नहीं होगा तो ये बातें सुन करके आप चौंक जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन चौंकिए नहीं, आप जमीन रजिस्ट्री या जमीन खरीदने का नया नियम को आज आप जान लीजिए। नहीं तो जमीन रजिस्ट्री करा लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, फिर भी आपका जमीन नहीं होगा। अभी जमीन रजिस्ट्री हो या फिर लैंड परचेजिंग का जो रूल है अभी वर्तमान में, उसकी 9 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स को भारत के सभी लोगों को समझना जरूरी है। आप कहीं भी जमीन खरीद रहे हो, चाहे गांव हो, शहर हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, भारत के कहीं भी किसी भी जगह पर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, लैंड परचेज करने जा रहे हैं, तो आज इंपॉर्टेंट रूल्स जो 9 रूल्स आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से कंप्लीट पूरा एक एक रूल्स को आप समझिएगा। नहीं तो आप जो है लाखों करोड़ों रुपए जो आप लगाते हैं और वे पैसे लगाने के बाद भी आप विवाद तो खरीदना नहीं चाहेंगे कि हम पैसा लगाएं और फिर विवाद खरीदें, उसके बाद लगातार कोर्ट कचहरी का झंझट और उसमें और भी ज्यादा पैसा और दिमागी टेंशन, ये लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। लेकिन आज अगर आप रूल्स को समझ जाएंगे तो कभी भी कहीं पर भी आप जमीन खरीदेंगे तो उसमें आप बिल्कुल, हम ये गारंटी कर सकते हैं कि कभी भी आप धोखाधड़ी में नहीं पड़ेंगे। चलिए, अभी रविशंकर तिवारी को आप देख रहे हैं और अब हम बात करते हैं कि जमीन रजिस्ट्री या लैंड परचेजिंग से पहले सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल जो आज गवर्नमेंट भी लोगों को कह रही है कि आप इस बात को समझिए। जहां भी आप जमीन खरीद रहे हैं, चाहे शहर हो, गांव हो, उस जमीन पर जाइए। सबसे पहला काम कि जहां आप जमीन ले रहे हैं उस जमीन पर जाइए और जमीन पर जाने के बाद सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम कि जमीन देखिए कि जमीन कहां पर है। जमीन देखने का मतलब कि जमीन का प्लॉट क्लियर है कि नहीं है, यानी कि उस प्लॉट पर चारों तरफ से उसका सीमांकन सही तरीके से किया गया है। और अगर चारों तरफ से सीमांकन किया गया है तो उस जमीन के चारों तरफ में जमीन किसका है, यानी उस जमीन का चौहद्दी में जमीन कौन कौन सा है, किसका है, और वे प्लॉट भी किस व्यक्ति का है, उस रैयत का नाम क्या है, उसका खाता संख्या, प्लॉट संख्या भी आप पता कीजिए। जमीन आप खरीद रहे हैं जो प्लॉट, उसकी इंफॉर्मेशन तो देखना ही है, लेकिन चारों तरफ में जमीन किसका है। अब ये हम बात आपको क्यों बता रहे हैं? ये बात आज आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर उस जमीन के आसपास सरकारी जमीन है तो वे भी जमीन हो सकता है कि सरकारी हो। अगर उस जमीन के आसपास अगर रैयती जमीन भी है और उसके आसपास अगर नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या फिर जीटी रोड हो, तो ये भी आपको देखने की जरूरत है अगर आप कहीं भी जमीन खरीद रहे, गांव हो, शहर हो। क्योंकि एक रूल है कि अब भारत में कहीं भी आप जमीन खरीद रहे हैं तो नेशनल हाईवे जो है उससे आपको 70 फीट की दूरी मेंटेन करना है। अब ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चौहद्दी की तो हम बात कर रहे हैं। अब जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि लोग जमीन अपना बंटवारा ही नहीं किए हैं। एक प्लॉट 10 कट्ठे का है और 10 कट्ठे के प्लॉट में 2-3 लोग हैं और उसमें न कहीं उसका बाउंड्री है न सीमांकन है। 1 कट्ठा किसी और को बेच दिए, 1 कट्ठा किसी और को बेच दिए, 2 कट्ठा किसी और को बेच दिए, फिर उसमें से आधा कट्ठा किसी और को बेच दिए। अब लोग जमीन तो खरीद लेते हैं लेकिन अगर उस प्लॉट पर उनको जाना है तो रास्ता नहीं है। जमीन जो सामने खरीद लिया वो आगे वाले प्लॉट पर जाने नहीं देता है। बाद में विवाद उत्पन्न होता है कि हम उस प्लॉट पर जाएं कैसे। जमीन बेचने वालों को इससे कोई मतलब नहीं है कि जमीन आप ले रहे हैं तो रास्ता आपको मिल रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 10 कट्ठा का प्लॉट है तो वो बोलता है कि इसमें से 2 कट्ठा जमीन बिक गया है, 8 कट्ठा जमीन अभी भी बेचना बाकी है। तो उसमें आप जाते हैं, 1 कट्ठा जमीन लिखवा लेते हैं, चलो भाई 2 कट्ठा का ही रजिस्ट्री हुआ है और 1 कट्ठा हम ले लिए। लेकिन 1 कट्ठा आप जमीन लिए
तो उस जमीन पर जाने का रास्ता है कि नहीं है, उस 1 कट्ठा जमीन का सीमांकन हुआ है कि नहीं हुआ है। आप पैसा दे रहे हैं ना, जल्दबाजी में लोग जमीन खरीद लेते हैं, चलो भाई जमीन किसी दूसरों को बेच देगा, पैसा ले लो किसी तरीके से, बाद में हम मापी करा लेंगे, सीमांकन करा लेंगे। और बाद में होता क्या है, सीमांकन कराने जब जाते हैं तो विवाद उत्पन्न होता है। सामने वाला जो आसपास वाला वो कहता है कि नहीं ये जमीन यहां तक हम लिए हैं, आप यहां तक लिए, अब जाइए कोर्ट कचहरी, सीओ के यहां जाइए, तहसील के यहां जाइए और बुलाइए, मापी कराइए, चक्कर लगाइए। तो इस चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है? अगर हम पैसा दे रहे हैं, अगर जमीन किसी से खरीद रहे हैं और उसको हम अपना पैसा दे रहे हैं, तो पहले उससे हम कहेंगे कि जमीन हम तभी लेंगे जब उसका बाउंड्री क्लियर हो, जब जमीन तुम्हारे नाम पर हो, जमीन बाबा के नाम पर है, तुम जमीन आज बेच रहे हो, तो हम उस जमीन को क्यों लें? बाबा के 2 लड़के, तुम फिर उसके पिताजी के 2-3 लड़के, अब बेचने वाला एक व्यक्ति है, 2-3 जो उसके पटीदार हैं वे वहां पर जो है आकर के रजिस्ट्री करेंगे नहीं, और जो फरीक उसमें 2-3 लोग हैं वो आकर के रजिस्ट्री करेंगे नहीं, और रजिस्ट्री नहीं करेंगे। बाबा के नाम पर सपोज जमीन है और बाबा के 2 लड़के हैं, एक लड़का जाकर के जो है केस फाइल कर देता है कि नहीं इसका लैंड म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, ये जमीन का अभी तक बंटवारा हम लोगों का नहीं हुआ है, कैसे जमीन बेच दिया। ये विवाद केवल एक व्यक्ति का नहीं है, आज लाखों लोगों की ये समस्या है। बिहार हो, भारत हो, हर जगह पर जमीन बंटवारा नहीं हुआ और जमीन बेचने वाला 2-4 पीढ़ी पहले के नाम पर जमीन है और आज बेच रहा है, और खरीदने वाला खरीद रहे हैं, और बाद में जब विवाद हो रहा है तो उसी पर जो है एक ही जमीन पर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग आपस में लड़ने चले जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जमीन की सीमांकन पहले कराइए, उस जमीन का कब्जा उसके पास है कि नहीं है, ये भी आप जो है जानकारी लीजिए कि जो जमीन बेच रहा है क्या उसका कब्जा है, उस जमीन पर क्या वे खेती करता है, अपना कार्य किसी भी प्रकार का करता है, या जमीन 5 साल 10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी जांच जरूरी है। अब बाउंड्री स्पष्ट है, जमीन की पैमाइश भी करा लीजिए कि कितना जमीन वो बेच रहा है, यानी कि वे जो जमीन आप ले रहे हैं 1 कट्ठा जमीन है तो उसकी पैमाइश कराइए, मापी कराइए कि जमीन 1 कट्ठा है कि नहीं है। मापी कराने के बाद अब कागज की बात आती है कि वे प्लॉट संख्या कितना है जो जमीन बेचा जा रहा है। उस प्लॉट संख्या को देखने के लिए आप उस मौजा का मैप भी निकाल लीजिए, मैप में देखिए कि वे प्लॉट संख्या कितना है, और मैप में ही आप देख लीजिए कि उस प्लॉट का रकबा कितना है। क्योंकि जमीन जो बेचा जाता है, खरीद बिक्री होता है, वे जमीन तो कागज से बेचा जाता है, खतियान और जमाबंदी, जितना जमीन उसमें होता है उतना जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। लेकिन वास्तव में क्या वे जमीन उतना है, ये भी तो देखने की जरूरत है कि आप जो है जमीन 5 डिसमिल लिखवा लिए, जमीन नक्शा में 3 ही डिसमिल दखल कब्जा में है, तो 2 डिसमिल का पैसा आप ऐसे फ्री में देंगे। कब्जा में जब जमीन है ही नहीं तो फिर तो वहां पे समस्या। जब आप 5 डिसमिल कब्जा करने के लिए जाइएगा तो विवाद उत्पन्न होगा। तो नक्शा में भी देखिए कि उसका जमीन कितना है, और कागज में देखिए खतियान में उसका जमीन कितना है। दोनों जब मैच हो गया तो उसका खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा, ये भी 3 चीजें देखनी जरूरी है। सही मिलान कीजिए। मिलान कहां कहां से करना है? खतियान से और जमाबंदी से, कहीं भी भारत में आप रहते हो मिलान कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जमीन बेचने वाला जो व्यक्ति है वे कौन है, क्या उसके नाम से खतियान है? अब खतियान में भी देखिए एक समस्या है। खतियान आप देखने जाएंगे, कोई सपोज 10 कट्ठा का प्लॉट है तो उस खतियान में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, और जमीन बेचने वाला एक व्यक्ति है। तो क्या 10 कट्ठे का जो प्लॉट है एक व्यक्ति जमीन बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। अगर खतियान में उसके नाम है लेकिन और भी 2-3 लोगों का नाम है तो जमीन बेचने का, वे पूरा का पूरा जमीन बेचने का अधिकारी नहीं है। इन केस में कभी कभी होता है कि जमीन, मान लीजिए कि खतियान में एक प्लॉट नहीं होता है, उसका हो सकता है कि 10 कट्ठा का और एक प्लॉट हो, या 10-10 कट्ठे का 5 प्लॉट हो, और खतियान में 5 लोग हों, आपस में बंटवारा घरेलू रूप से कर लिए हों कि ये 10 कट्ठा का जमीन मेरा है
और ये 10 कट्ठा का मेरा जमीन है, लेकिन खतियान तो ज्वाइंट है, 5 लोगों का नाम होगा। अब एक व्यक्ति जो है, क्योंकि 5 लोगों का अलग अलग 10 कट्ठे का प्लॉट हिस्सा में है, अब एक खतियान का जो 10 कट्ठे का प्लॉट जो है वे एक व्यक्ति बेचना चाहता है कि हम इसको बेचेंगे। अब वे व्यक्ति बेच तो सकता है, लेकिन अलग अलग सबको हिस्सा भी है, लेकिन कागज का जो नियम है उसके अनुसार अगर सबका अलग अलग 10 कट्ठे का प्लॉट है तो आप जमीन खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी यहां पर अधिक है। जिम्मेदारी यह है कि सबका अलग अलग है ही, आप जानते हैं, पता कर लिए हैं, तो आप बोलिए कि आप तो जमीन रजिस्ट्री करेंगे ही, और बाकी जो 4 लोग हैं जिनका खतियान में, ज्वाइंट खतियान में नेम है, उन लोगों से भी रजिस्ट्री में गवाही भी तो कम से कम करा लीजिए, ताकि भविष्य में कभी वे लोग जो है इस पर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। अब एक समस्या यहाँ पर ये होती है कि खतियान तो बहुत पहले बना, अब वो लोग आज हैं ही नहीं, तो किससे जो है गवाही भी कराया जाए। और उसके परिवार में मान लीजिए 5 लोग एक ही खतियान में हैं, अब 4 पीढ़ी पहले का वे खतियान है, 2 पीढ़ी पहले का है, तो आज उसमें 10 लोग हो गए हैं, 15 लोग हो गए हैं, तो खतियान तो आप देख ही लिए, छोड़ दीजिए खतियान। अब जमाबंदी पर आ जाइए। जमाबंदी में भी तो कम से कम जमीन उसके नाम पर होना चाहिए। कहिए कि अगर बंटवारा आप नहीं किए हैं, आपस में बंटवारा नहीं है, घरेलू रूप से आप बंटवारा कर लिए हैं, जमीन बेचना शुरू कर दिए हैं, आज लोगों का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अंचल और तहसील में चक्कर लगा के थक गए हैं, और आज जो नया नियम सरकार ने लागू कर दिया है कि अगर जमीन जिसके नाम पर नहीं है उसकी दाखिल खारिज कराने के लिए वंशावली लाइए, जो लोग उस ज्वाइंट जमाबंदी में हैं उनकी सहमति पत्र लाइए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइए, रूल है। और ये रूल जो है लोगों की गले का फांस बन गया है, और आज लोग ढूंढ रहे हैं कि पहले बहुत सारे जमीन जो है 50 साल 100 साल पहले रजिस्ट्री करा लिए हैं, अब उसका जा करके कैसे एनओसी, अब वो व्यक्ति है ही नहीं, उसके परिवार के लोग एनओसी देने के लिए तैयार नहीं हैं, वंशावली बनवाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब वे लोग परेशान हैं कि किससे वंशावली मांगे, किससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए, तो जमीन की रजिस्ट्री हमने बहुत पहले कराया है और आज हम दाखिल खारिज कराने के लिए जा रहे हैं। अब इसका फायदा जो है अंचलाधिकारी, सीओ, कर्मचारी, तहसीलदार जो है अलग अलग राज्यों में फायदा उठा रहे हैं, और रूल्स का बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट का रूल है, पहले रूल नहीं था, आज का ये रूल है। अब इसी के लिए जो है ये भ्रष्टाचार जो है बढ़ गया है, और लाखों रुपए की डिमांड जो है लोगों से इसके लिए की जा रही है कि तब आपकी जमीन की हम दाखिल खारिज करेंगे। अब सोचिए कि आप जमीन उस समय 25,000 में लिए होंगे, 50,000 रुपए में लिए होंगे, उस समय रेट कम था, आज उसी जमीन का जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब आज अंचलाधिकारी, कर्मचारी उस जमीन की दाखिल खारिज करने के लिए आप तो लाखों रुपए का डिमांड करता है, और आज यही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो अब ये सारी गलतियां कम से कम आज तो आप मत कीजिए, ताकि आपको ये समस्या ना हो। तो अभी जमाबंदी में जमीन जिसके जिसके नाम से है, मान लीजिए कि एक जमाबंदी है और उस जमाबंदी में 2 3 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, जमीन बेचने वाला उसमें एक व्यक्ति है, तो कम से कम उसका वंशावली ले लीजिए, और वंशावली लेकर के उसका जितना भी उसमें लोग है उसका जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाएं, जमीन खरीदने जाएं, तो सबसे वहां पे गवाही कराइए। गवाही जरूरी है कि वह गवाह के रूप में शामिल हो। हम तो कहेंगे कि आप उस सभी लोगों से जमीन की रजिस्ट्री करवाइए, क्योंकि वो जमाबंदी में सब जो है उस जमीन का रैयत है, एक नहीं है, जितने लोग हैं सब लोगों का नाम है। वैसे गवाही से भी काम चल जाता है कि यानी आप जमीन की रजिस्ट्री हो रहा है तो उस समय आप जो है उसकी जानकारी रखते हैं, आप गवाही किए हैं, सिग्नेचर किए हैं। लेकिन जो रूल्स है गवर्नमेंट के लगातार बदल रहे हैं, जमीन में जो धांधली बढ़ चुकी है, लगातार जो है जमीन के मामले जो हैं, लोग फर्जीवाड़े तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कर देते हैं, जमीन की जो है खरीद बिक्री करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा धांधली होता है। अब इन सभी चीज़ों को आप ध्यान ही नहीं देंगे और ज़मीन खरीद लेंगे। अब ज़मीन खरीदने के बाद वे ज़मीन आपका सिर का एक बहुत बड़ा जो है ऐसा रोड़ा साबित हो जाएगा कि उसको फोड़ते फोड़ते जो है पूरा जीवन बीत जा रहा है लोगों का। तो ऐसा
जो समस्या है ये केवल एक लोगों का नहीं है। अब जमाबंदी पर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने की ज़रूरत है कि जमाबंदी जिसके नाम से है उसी से ज़मीन की रजिस्ट्री कराइए। अगर जमाबंदी उसके नाम पर नहीं है तो पहले आप कहिए कि जमाबंदी अपने नाम पर कराइए। ज़मीन का बंटवारा उसने अपने परिवार के साथ नहीं किया है तो बोलिए कि ज़मीन बेचने से पहले आप ज़मीन का बंटवारा कीजिए, दाखिल खारिज कराइए, अपने नाम पर ज़मीन कराइए, फिर ज़मीन की रजिस्ट्री हम कराएंगे। लेकिन इतना से ही आपका काम चलने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि इतना कुछ हम देख लिए और फिर ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन नहीं, अभी आप रुकिए, इतना से काम आपका नहीं बनने वाला है। अब ज़मीन की कागज़ तो समझ लिए, अब ज़मीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जो ज़मीन बेच रहा है ना, उससे ज़मीन का कागज़ मांगिए। आप लोग तो कागज़ देखते नहीं हैं, उससे कहिए कि कागज़ दीजिए, आपके पास ज़मीन का खतियान होगा, आप ओरिजिनल खतियान मांगिए। आप फोटो कॉपी क्यों मांगेंगे? पैसा उसको दे रहे हैं ना, ओरिजिनल पैसा दे रहे हैं, खतियान का कॉपी मांगिए। क्योंकि दाखिल खारिज में कर्मचारी अंचलाधिकारी आपसे मांगते हैं कि जिससे आप जमीन लिए उसका खतियान दीजिए। खतियान नहीं है तो उसका डीड है तो डीड दीजिए, दस्तावेज दीजिए। अगर उसके पास वो भी कागज नहीं है तो उसका लगान रसीद पुराना दीजिए। जमीन का लगान रसीद तो जमा किया होगा, लेकिन आपके पास कोई कागज उसके पास उसके जमीन का नहीं होता है। केवल आप जो है रजिस्ट्री का दस्तावेज केवाला लेकर के घूमते हैं और जाते हैं कि दाखिल खारिज हो जाए, लेकिन नहीं, उससे उसका जमीन का कोई भी ओरिजिनल कागज लीजिए रजिस्ट्री कराने से पहले, जिस पर खाता संख्या, प्लॉट संख्या, जमीन का रकबा, मौजा, हल्का, अंचल, जिला, रैयत का नाम, थाना संख्या ये स्पष्ट दर्ज हो, गवर्नमेंट वेरीफाइड कागज हो, वे कागज लीजिए। कागज लेने के बाद उसकी जांच कीजिए, फिर जमीन की रजिस्ट्री कराइए। अब जमीन की रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो क्या अब इतना कुछ कर लेने के बाद हो जाएगा? नहीं, अभी नया नियम समझ लीजिए गवर्नमेंट का। अब जमीन रजिस्ट्री अब पूरी तरीके से पेपरलेस हो चुकी है। यानी 15 अगस्त से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस हो जाएगी। कोई भी पेपर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी पेपर आपको जमीन रजिस्ट्री का डीड, दस्तावेज के वाला भी अब आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। अब क्या होगा भाई? तो जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले निबंधन जो पोर्टल है उस पोर्टल पर जाना है, जा करके 13 जानकारी जो है निबंधन पोर्टल पर देना है। ये जानकारी देगा कौन? ये जानकारी देगा जमीन खरीदने वाला और जमीन बेचने वाला। तो ये 13 प्रकार की जो जानकारी आप पोर्टल पर देंगे वे जानकारी पूरी तरीके से एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब सही होना चाहिए। ये हम बता चुके हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि वे 13 जानकारी कौन कौन सा है, कौन कौन सी जानकारी देना है, कौन से कागज देना है। तो अब ये जब आप 13 इंफॉर्मेशन पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जमीन रजिस्ट्री का स्लॉट बुकिंग होगा। जमीन रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय में आप जाएंगे तो कोई कागज लेकर के नहीं जाना पड़ेगा, और जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले वहां पर जब जाएंगे तो उनको आधार कार्ड लेकर जाना होगा। अब आधार की वेरिफिकेशन होगी, ऑथेंटिकेशन होगा कि वे व्यक्ति जो जमीन खरीद रहा है, जो जमीन बेच रहा है, वे वही व्यक्ति है। ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा, फेस की वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि कल को वे जमीन का मालिक नहीं रहा तो वे पकड़ा जाएगा, कैसे जमीन बेचा, पूरी वेरिफिकेशन। और जमीन रजिस्ट्री से पहले ही अब तो गवर्नमेंट का जो रूल है, देखिए गवर्नमेंट के रूल होते हैं, लेकिन केवल गवर्नमेंट के रूल पर ही आप भरोसा करेंगे तो समस्याएं तो आपको झेलनी पड़ती है। गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट जमीन रजिस्ट्री पर जो है टैक्स मिल जाता है सरकार को, जमीन किसी की भी रजिस्ट्री हो जाती है, फर्जीवाड़े हो जाते हैं, समस्या झेलता आम आदमी है। तो अब जमीन रजिस्ट्री के जो गवर्नमेंट के अभी का जो वर्तमान रूल है उसके अनुसार ऑनलाइन जमीन की कागज की वेरिफिकेशन होगी। जमीन रजिस्ट्री से पहले अब तो कहा जा रहा है कि सीओ उसकी रिपोर्ट देंगे 10 दिन पहले, लेकिन कहीं फर्जीवाड़े में सीओ भी शामिल हो गए और गलत रिपोर्ट बना करके दे भी देते हैं। कितने सीओ इसके लिए जो है सस्पेंड हो रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के। तो क्या आप मान लेंगे कि सब कुछ सही है? नहीं, आप एक जागरूक जमीन के खरीदार बनिए। जागरूक इसका मतलब है कि आप स्वयं उसकी निगरानी और जांच कीजिए कि सीओ का रिपोर्ट सही है, खाता, प्लॉट, रकबा
आपकी जो जानकारी सीओ दी है वो सही है, रैयत का नाम सही है, वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा है, उसी का आधार कार्ड है, उसी के मोबाइल पर ओटीपी जा रहा है, ये सब कुछ जांचने की जरूरत है। और अब जमीन का जो दस्तावेज का कागज बनेगा डीड के वाला, वो भी हार्ड कॉपी, उसका ओरिजिनल जो है आपके व्हाट्सएप पर आएगा, तो उसमें भी तो इंफॉर्मेशन आपको देखनी होगी। अब देखिए, जो कार्ती दस्तावेज लिखते हैं, अब उनका भी काम इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन जमीन रजिस्ट्री का जो दस्तावेज डीड के वाला बनेगा, उसका अब ऑनलाइन जो है पूरा सिस्टम तैयार करके बनेगा। तो ऑनलाइन में जो खाता, प्लॉट, रकबा, रैयत का नाम, मौजा, हल्का, अंचल, जिला, उसके साथ साथ स्टेट, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, बेचने वाले का नाम, खरीदने वाले का नाम, बेचने वाला का एड्रेस, उसका पूरा इंफॉर्मेशन, खरीदने वाला का जो एड्रेस, पता है, मोबाइल नंबर है, ये पूरी इंफॉर्मेशन, जमीन का रकबा, उसका चौहद्दी, चारों तरफ कौन कौन से जमीन है, उस जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई भी पहले से लोन नहीं चल रहा है, ये भी तो आपको जांचने की जरूरत है। क्योंकि जो जमीन बेच रहा है पहले से उस पर केसीसी करा लिया होगा, 10 लाख का लोन उस पर होगा, लोन भरेगा क्यों, कौन भरेगा? जमीन अगर आप खरीद रहे हैं तो उससे ये भी तो आपको, या फिर किसी को उसने जमीन लीज पर तो नहीं दिया है, उस जमीन पर पहले से कोई विवाद तो नहीं है, किसी ने झगड़ा आपस में तो नहीं है, कब्जा का विवाद तो नहीं है, उस जमीन पर अन्य प्रकार के कोई गलत काम तो पहले नहीं हुए हैं। तो ये सभी चीजें, और जमीन की रजिस्ट्री भी तो पहले किसी ने नहीं कराया है, ये भी तो आपको जांच करना है। क्योंकि एक ही जमीन 2 बार 3 बार भी रजिस्ट्री हो जाता है, तो इसकी जांच कैसे होगा? तो इसकी जांच करने के लिए आपको जो बिहार सरकार का, या अलग राज्य में, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, भारत के अन्य राज्यों में है, तो उस राज्य का जो निबंधन पोर्टल है उस पोर्टल पर जाइए, और जा करके उस खाता, प्लॉट, रकबा को डाल करके आप सर्च कर सकते हैं कि क्या इसकी रजिस्ट्री पहले हुई है तो कब हुई, किसके नाम से हुई, कौन इसको रजिस्ट्री किया, कौन इसका खरीदार था, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सावधानी बहुत जरूरी है, अगर सावधानी नहीं बरता जाए तो आज पैसा डूब जाएगा। और शहरों में तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कुछ जानकारी भी होता है कि ये जमीन किसका है, शहरी क्षेत्रों में जमीन का कोई अता पता नहीं होता है, और जमीन किसी और का और बेचता कोई और है। ये बहुत समस्याएं होती है। और आज तो सरकारी जमीन की भी रजिस्ट्री कर दी जाती है, किसी का सरकारी जमीन रैयती हो जाता है और बेच देता है। कैसे? फर्जी तरीके से। आज सीईओ, तहसीलदार, कुछ जमीन ऐसे होते हैं जो सरकारी जमीन पैसा दे करके जो है उसके कब्जे में है तो उसके नाम पर चढ़ा दिया जाता है। पहले वो खतियान में सरकारी है और आज रैयती जमीन बन जाता है। आज भी लोग बिहार में खास जमीन जो है, गैर मजरूआ खास जमीन, किसी को रजिस्ट्री कर देते हैं, अब उसका दाखिल खारिज ही रुका हुआ है। अब वैसे जमीन खरीद करके आप क्या चक्कर में ही पड़ेंगे ना कि वह जमीन आपका बहुत ज्यादा समस्या पैदा करेगा। तो अब जो आपका दस्तावेज और डीड बनेगा उस पे भी ये सारे इंफॉर्मेशन को जांच कर लीजिए। जो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ही पोर्टल पर ही जांच करना है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सब कुछ होगा। 15 अगस्त के बाद से सब कुछ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही जा करके अपने दस्तावेज की सभी इंफॉर्मेशन की जांच कर लीजिए। क्योंकि दस्तावेज में लोग खाता संख्या गलत वहां पे हो जाता है, प्लॉटे संख्या गलत हो जाता है, जमीन का रकबा गलत हो जाता है। अब दाखिल खारिज होगा, जाइएगा आप दाखिल खारिज, खाता, प्लॉट और रकबा अगर गलती हो जाए तो कर्मचारी और सीओ उसका दाखिल खारिज करेंगे। आप अंचल और तहसील में दौड़ते दौड़ते आपका पैर घिस जाएगा, लेकिन वो लोग करेंगे क्योंकि वहां पे बड़ी समस्या हो जाती है कि कैसे, ये तो गलत है, ये तो तुम्हारा जमीन ही नहीं है, तो कैसे इसका दाखिल खारिज। तो इस चीज का, और मौजा का, हल्का का, रैयत का नाम, ये गलती बड़ी गलती है और ये गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये गलती होती है तो दाखिल खारिज रुक जाता है, दोबारा जमीन की रजिस्ट्री भी करानी पड़ती है। तो ये सारे जो नियम आज आपको हम जमीन रजिस्ट्री और जमीन खरीदने से पहले जो आपको 9 से ज्यादा बड़े नियम की जानकारी आपको जो हम दिए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी को आपको ध्यान रखना है। और जमीन खरीदने या रजिस्ट्री कराने से पहले इन सभी चीजों को आप जांच कर लीजिएगा और फिर जमीन आप रजिस्ट्री कराइए, जमीन खरीदिए, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इन चीजों को आप ध्यान नहीं रखेंगे, जमीन खरीद लेंगे, प्लॉट खरीद लेंगे या कहीं फ्लैट खरीद लेंगे,
तो आप जो है परेशानी में तो पड़ेंगे। इसीलिए इन सभी चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें और ज़मीन रजिस्ट्री जहाँ भी आप करा रहे हैं अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करके और कराइए, क्योंकि आपका पैसा कीमती है और ज़मीन एक बार जब खरीदा जाता है तो उस पर कई पीढ़ी जो है रहती है, बाद में भी विवाद ना हो। क्योंकि आज ज़मीन में कई बड़े बड़े नए खरीदार भी खड़े हो जा रहे हैं, मतलब खरीदार नहीं, उसको ये बोला जाए कि उस ज़मीन में मेरा भी हिस्सा होता है। अब पहले 50 साल जमीन बिक गया है और आज उस पर एक व्यक्ति आकर के लोग कहता है कि ये जमीन मेरा भी इसमें हिस्सा है। तो इसीलिए सब कुछ आप जान लेंगे, पंचावली इत्यादि पूरी उसकी हिस्ट्री को समझ करके जमीन रजिस्ट्री कराएंगे तो विवाद नहीं होगा, नहीं तो विवाद जमीन पर हो जाता है। और कभी कभी जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद भी रजिस्ट्री वैलिड नहीं होता है, दस्तावेज की मान्यता भी उस समय खत्म हो जाती है, म्यूटेशन भी कैंसिल होता है। सुप्रीम कोर्ट से भी कई ऐसे फैसले आए हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आज की इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दिया है, ये जानकारी आपको सही में आपके लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट रहा है, तो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रतिक्रिया है आप टाइप कीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर कीजिएगा। भारत के सभी लोगों के पास इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।